सो गुड मॉर्निंग या कहूँ गुड इवनिंग एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये आई एम डेटिंग माय क्रशेस ब्रदर का पार्ट 2 यानी लास्ट पार्ट है। ये पार्ट आने में देरी हो गई क्योंकि मैंने सोचा कि मैं 2 ही पार्ट में इस पूरी स्टोरी को एंड कर दूंगी। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। ये ना चिल्लाकर कहती है, क्यों, क्या तुम्हें मेरा मजाक बनाने में मजा आता है? गुनो बोलता है, नहीं, इसमें कोई मजा नहीं है, बल्कि इस सबसे मैं ही पैथेटिक हो चुका हूँ, क्योंकि जिस पर्सन को मैं पसंद करता हूँ उसका मेरे छोटे भाई पर क्रश है। मुझे ये सब करना पड़ा। अगर मैं ये नहीं करता तो मेरी जिंदगी में सबसे बुरा नाइटमेयर आ जाता। मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, वो भी बहुत लंबे समय से। ये ना, मैं तुम्हें जब से चाहता आ रहा हूँ, तुम उस समय का अंदाजा भी नहीं लगा सकती। गुनो अपनी एक बचपन की घटना को याद करता है जहाँ वो अकेले स्कूल में उदास बैठा होता है। ये ना उसे आकर कंफर्ट करने लगती है। वो कहती है, तुम अकेले नहीं हो। जब तुम किसी को गले लगाकर रोते हो तो तुम्हारा यह अकेलापन खत्म हो जाता है। वो बोलता है, मुझे तुम्हें डेट करने के लिए इतना कुछ करना पड़ा। ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें परेशान देखकर मजे करूं। वो अपने पॉकेट से एक रिंग निकाल कर कहता है, मैं ये तुम्हें देने वाला था जब तुम 20 साल की हुई थी। वो पूछती है, तो फिर तुमने मुझे ये बताया क्यों नहीं? गुनो बताता है, क्योंकि उस दिन ही मुझे पता चला कि तुम विदेश में पढ़ने जा रही हो। ये तुम्हारा सपना था। मैंने हमेशा से वही किया जो मैं करना चाहता था, तो फिर मैं तुम्हें ये कैसे कह देता कि तुम अपने सपने से पीछे हट जाओ। जब मैंने इस अंगूठी को अपने ड्रॉर में रखा तब मैंने सोचा कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, पर मैं गलत था। अब काफी सोचने के बाद मैंने ये फैसला लिया है। ये ना, चलो हम शादी कर लेते हैं। मैं प्रपोज करने के दूसरे तरीके नहीं जानता, पर एक बात है, अगर तुम कभी भी मुसीबत में पड़ जाओ या तुम्हें किसी मुश्किल समय का सामना करना पड़े तो मैं हर हाल में तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं अभी तुमसे यही प्रॉमिस कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम परेशान हो सकती हो। तुम हिचकिचाओ मत। मैं तुम्हें इसलिए परेशान नहीं करूंगा कि तुमने मेरा प्रपोजल ठुकरा दिया। ये ना कंफ्यूज होकर सोचती है, मुझे इसे जवाब देना होगा, पर मैं क्या कहूँ? मैं तो इसे फेस तक नहीं कर पा रही। वो बोलता है, तुम अपने जवाब के लिए टाइम ले सकती हो। वो कहती है, तुमने मुझे शुरुआत में ही ये सच क्यों नहीं बताया? मेरा मतलब, तुम्हें स्टार्टिंग में ही मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना चाहिए था। गुनो कहता है, मुझे पता है, तब तुम मुझसे डर के भाग जाती। तुम अब भी मुझसे डरती हो, है ना? मैं तुम्हें ये जानने का टाइम देना चाहता था कि तुम जान सको कि मैं कैसा इंसान हूँ। मैं इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं कर सकता था। वो उदास होकर बोलता है, ये ना, लगता है तुम्हें मुझे छोड़ देना चाहिए। ये कहकर वो वहां से जाने लगता है। ये ना कहती है, अगर तुम समय में पीछे जा सको तो क्या तब भी तुम यही फैसला करोगे? गुनो हाँ में जवाब देकर वो अंगूठी वहीं छोड़कर चला जाता है। ये ना अंगूठी लेकर घर आ जाती है। सियोलजिन सरप्राइज होकर पूछता है, हे भगवान, उस राव ने, गुनो ने मेरी बहन को प्रपोज कर दिया। ये सब क्या चल रहा है? हाजंग कहती है, तुम क्या करने वाली हो? ये ना, क्या वो तुम्हें अपनी भाभी के तौर पर देख पाएगा? ये ना कहती है, तुम इसकी फिक्र मत करो, अब मैं जूहियों को पसंद नहीं करती। वो पूछती है, क्या सच में? तो अब तुम इस प्रपोजल का क्या करोगी? वो बताती है, मैंने पूरी रात इसके बारे में सोचा। मुझे उसे मना कर देना चाहिए, पर मुझे पता है कि वो एक अच्छा इंसान है और वो डरावना नहीं जैसा कि मैंने सोचा था। पर मैं अब भी श्योर नहीं कि मैं उसे पसंद करती हूँ या नहीं। खेल खेल में उसके कन्फेशन को एक्सेप्ट करने में मुझे डर लगता है, कहीं मैं उसकी फीलिंग्स को हर्ट ना कर दूं, और मैं नहीं जानती कि वो एग्जैक्टली मेरे लिए क्या फील करता है। इस सब को देखते हुए मैं उसे ये अंगूठी वापस कर दूंगी। वो सोचती है, पर मेरा मन इतना भारी क्यों हो रहा है? हाजंग अपने घर में आती है। गुनो उसके पास आकर पूछता है, हाजंग, आखिरकार तो मुझे मिल गई। तुमने हमारा प्रॉमिस तोड़ दिया। अगर अब से ऐसा कुछ दोबारा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी खुद तुम्हारी होगी। वो बोलती है, पर मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। क्या तुम सच में येना को पसंद करते हो? क्या तुमने कभी उसकी फीलिंग्स के बारे में भी सोचा है? अगर तुमने अपनी टांग ना अड़ाई होती तो वो अपने बचपन के क्रश जूहियों को डेट कर रही होती। क्या तुमने उसे रिंग देने से पहले एक बार भी सोचा कि वो इससे कितना परेशान हो सकती है? लगता है तुम सिर्फ अपने इमोशन के बारे में ही सोचते हो, तुम्हें येना की कोई फिक्र नहीं। गुनो बोलता है, तुम खुद को मेरी जगह रखकर क्यों नहीं देखती? तुम्हें ये सब इतना आसान लगता है? हाँ। वो दोनों बहस कर रहे होते हैं, तभी वहां पर जूह्यूंग आ जाता है। उसको वहां देखकर हाजंग हैरान रह जाती है। उन तीनों के बीच की सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है। गुनो सख्त आवाज से बोलता है, हाजंग, तुम अपने रूम में जाओ अभी। वो अपने कमरे में चली जाती है। जूह्यूंग हिचकिचाकर कहता है, आज मेरा हाफ डे था तो मैं सोने जा रहा हूँ। गुनो कहता है, तुमने सब सुन लिया है ना? वो हाँ में जवाब देता है। गुनो कहता है, जूह्यूंग, क्योंकि तुमने सब कुछ सुन लिया है तो मैं बता दूं, तुम मुझसे सब कुछ ले सकते हो, पर येना को नहीं, समझे? जूह्यूंग पूछता है, तुम येना के पीछे इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो? तुमने अस्पताल में भी ऐसा ही कुछ किया था। वो बताता है, क्योंकि मैं उसे लाइक करता हूँ। जूह्यूंग सरप्राइज होकर बोलता है, क्या सच में? गुनो सीरियस होकर कहता है, हाँ, पर याद रहे, दूसरे आदमियों को तो छोड़ दो, पर तुम तो कतई उसके साथ नहीं हो सकते, समझे? तुम इसके बारे में सोचना भी मत। जूह्यूंग डरी हुई आवाज में बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया। मेरे भाई, तो मुझे इतनी डरावनी नजरों से मत घूरो प्लीज। ये ना अपने मॉम डैड के घर में लेटी होती है। सियोलजिन उससे पूछता है, तुम यहाँ पर मेरे घर में क्यों पड़ी हो? वो सोचती है, मेरा अपार्टमेंट मुझे गुनो की याद दिलाता है। वो बोलती है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? ये घर मेरा भी तो है। वैसे भी अभी मैं पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई हूँ, बस मेरी पट्टियां ही हटा दी गई हैं।
सियोजिन रेसिंग गेम खेल रहा होता है। उस गेम में इस पर पेनल्टी लग जाती है। वो इसका दोष येना को देने लगता है। वो बताता है यही चीज तब भी हुई थी जब हम तुम्हें हॉस्पिटल में देखने जा रहे थे। गुनो ऐसे गाड़ी चला रहा था जैसे वो कार रेसिंग कर रहा हो। ये बहुत डरावना था। हम पल भर में अस्पताल पहुंच गए, पर अगर ज्यादा टाइम लगता तो मॉम डर से बेहोश हो जाती। जैसे ही वो हॉस्पिटल में पहुंचा, उसने कहा कि वो उस पर्सन को देख लेगा जिसने तुम पर गर्म तेल गिराया था। जो ह्यूंग ने किसी तरह गुनो को शांत करवाया था। वैसे अरे हाँ, मुझे याद आया, किचन में गिम्बाप रखे हैं। अभी कुछ देर पहले हाजंग उन्हें लेकर आई थी। ये ना किचन में जाकर गिम्बाप खाते हुए हाजंग को फोन करती है। वो उससे पूछती है कहीं ये गुनो ने तो नहीं बनाए। हाजंग कहती है तुम्हें ये कैसे पता चला, क्या उसने तुम्हें कॉल किया था। ये ना बोलती है गुनो ने पहले भी मेरे लिए बनाया है, तो इसीलिए मैं इसका टेस्ट पहचान गई। हाजंग बताती है वैसे तो वो किचन में झांकता तक नहीं, पर उसने मुझसे बोला कि ये एक सीक्रेट है। वो किचन में चाकू लेकर खड़ा था, जिससे वो और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। आखिर वो अचानक ये सब क्यों करने लगा, ये सोचकर मैं काफी कंफ्यूज हो गई थी। वैसे इससे पता चलता है ये ना कि गुनो तुम्हें बहुत पसंद करता है। ये ना बोलती है हाँ, इसको लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया हाजंग, ये बहुत टेस्टी है। फोन रखने के बाद वो सोचती है जिस गुनो को मैं जानती थी क्या वो ऐसा ही था। वो एकदम बदला बदला सा लग रहा है। वैसे ये सब छोड़ो, मुझे तो भूख लगी है, पर मैं नहीं चाहती कि गिम्बाप खत्म हो जाए। स्योजन वहां आकर बोलता है मुझे भी बहुत भूख लगी है। वो उनमें से एक गिम्बाप उठाकर खाने के लिए चलता है, तभी ये ना उसे धकेलकर दूर कर देती है। वो चिल्लाता है क्या तुम पागल हो गई हो, तुम्हारी दिक्कत क्या है। वो दोबारा से खाने चलता है। ये ना उसे दूर करते हुए बोलती है इन्हें मत खाओ। वो बोलता है क्यों, कैन में जहर है। ये ना कहती है नहीं, पर फिर भी वो डिब्बा बंद करके अपने पास रख लेती है। वो पूछता है क्या तुम अकेले ही सब खाने जा रही हो। वो बोलती है हाँ, ये सब मेरे हैं, तुम इन्हें छूना भी मत समझे। वो डिब्बा लेकर वहां से जाने लगती है। स्योजिन चिल्लाता है लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम ये घर छोड़कर अपने अपार्टमेंट में जाओ समझी। पता नहीं, लगता है इस लड़की के सर में भी चोट लग गई है। ये ना अपने कमरे में आकर उन गिम्बाप्स को खा लेती है जितना कि वो खा सकती थी। वो बाहर देखते हुए सोचती है अचानक बारिश होने लगी। वैसे मैं ये सारे तो नहीं खा पाऊंगी, पर चलो मैं जाकर सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आती हूँ। वो दरवाजा खोलती है। यहाँ जूह्यूंग होता है जो कि बारिश में पूरी तरह से भीग गया होता है। ये ना उसे देखकर सरप्राइज हो जाती है। वो बताता है सॉरी, लगता है तुम चौंक गई। मैं यहाँ गोंगह्युन के लिए आ रहा था पर रास्ते में भीग गया। ये ना हिचकिचाकर कहती है अरे तुम दोनों का आज ड्रिंक करने का प्लान था है ना। गोंगह्युन का रूम उस तरफ है। तभी ये ना उसके कंधे की तरफ गौर से देखती है। उसे कुछ नोटिस होता है। जूह्यूंग और गोंगह्युन ड्रिंक करते हैं। गोंगह्युन टल्ली हो गया होता है। ये ना कहती है लगता है ये गया। जूह्यूंग कहता है तुम चिंता मत करो, मैं इसे इसके रूम तक पहुंचा दूंगा। वो सोचती है अब जूह्यूंग के होने से मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता, पता नहीं ये फीलिंग कब खत्म हो गई। वो पूछती है जूह्यूंग मेरा देखने का इरादा तो नहीं था, पर तुम्हारे कंधे एकदम सही लग रहे थे, क्या वो चोट पूरी तरह से हील हो गई। तुम्हारे कंधे पर एक निशानता है ना। वो कहता है मैं नहीं जानता तुम किस बारे में बात कर रही हो। ये ना वो कहती है तुमने एक बार बचपन में मेरी जान बचाई थी। जूह्यूंग को अभी भी समझ नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रही है। वो पूछती है जब मैं केजी में थी तब मुझे बचाने के चक्कर में तुम पर एक पत्थर गिर गया था, क्या तुम्हें याद नहीं। जो छाता तुमने गिरा दिया था उस पर तुम्हारा ही नाम लिखा था। वो पूछता है क्या तुम उस कंस्ट्रक्शन साइट पर हुई घटना के बारे में बात कर रही हो। वो हाँ में जवाब देती है। जूह्यूंग बताता है लगता है तुमसे भूल हो गई है, वो मैं नहीं था बल्कि तुम्हें बचाने वाला गुनो था। तो उस दिन गुनो जूह्यूंग का छाता लेकर बाहर गया था ताकि वो येना को ढूंढ सके। ये ना बाहर जाते हुए सोचती है यानी वो गुनो था जिसने उस दिन मेरी जान बचाई। मैं अपना फैसला ले चुकी थी कि मैं उसको वो अंगूठी लौटा दूंगी, पर उसने मुझे इस घटना के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया। क्या वो पुरानी बातों का जिक्र करना अच्छा नहीं समझता। अगर वो मुझे ये सब बता देता कि उसने ही मेरी जान बचाई थी तो आज ये चीजें अलग होती। वैसे ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा, मुझे ड्रिंक लेने जाना चाहिए। वो ड्रिंक खरीदने जाती है। ये ना देखती है कि गुनो वहीं बारिश में खड़ा भीग रहा होता है। वो उसका पीछा करने लगती है। वो हिम्मत करके उसके पास जाकर पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। गुनो चेहरे से काफी परेशान लग रहा होता है। वो बताता है मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। ये ना उसे गिम्बाप के लिए शुक्रिया बोलती है। वो कहती है तुमने वो सिर्फ मेरे लिए बनाए थे है ना, भले ही तुम्हें ना लगे, पर मेरा टेस्ट सेंसिटिव है, मैं खाई हुई चीज का स्वाद नहीं भूलती। गुनो फिर से वही अपसेट वाला फेस बनाता है। ये ना सोचती है मुझे लगा कि ये मुझे हेट करता है, पर मैंने कभी भी ये रियलाइज नहीं किया कि गुनो के ऐसा फेस बनाने का मतलब ये है कि इसने मुझे बहुत मिस किया। मैं नहीं जान सकती कि इस समय ये क्या सोच रहा है। ये हमेशा ही मुझे चिंता में डाला करता है। वो उसके सर पर छाता लगाकर बोलती है अगर मैं तुम्हारे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दूं तो क्या तुम मुझसे ब्रेकअप कर लोगे। वो भारी आवाज में हाँ कहता है। ये ना पूछती है पर तुमने मुझे डेट करने के लिए इतने झूठ बोले, उस सब का क्या होगा। वो कहता है मैंने वो सब कुछ कर डाला जो मैं कर सकता था, पर कोई नतीजा नहीं निकला। मैं तुम पर और ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहता। पहले मैंने सोचा कि मैं फोर्स के जरिए तुम्हें अपने पास ला सकता हूँ, पर मैं तुम्हें दुखी देखकर खुश नहीं रह सकता। इससे तो यही अच्छा रहेगा कि हम में से कोई एक ही परेशान रहे, दोनों नहीं। ये कहकर वो वहां से जाने लगता है। ये ना बोलती है मैं तुम्हारा जवाब अभी दूंगी, तुम उस प्रपोजल के बारे में भूल जाओ गुनो। ये सुनकर गुनो परेशान होकर उसे घूरने लगता है।
ये ना कहती है मेरा मतलब तुम उसे भूलो नहीं बल्कि पक्का कर लो। तो चलो मिस्टर गुनो, बरसात खत्म होने के बाद हम एक दूसरे को डेट करना शुरू करते हैं। लगता है मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। ये सुनते ही गुनो उसे पकड़कर किस कर लेता है। इसके बाद ये ना जैसे ही अपने घर के अंदर आती है उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो बोलती है ये सब आखिर क्या हुआ। सियोजिन वहां आकर पूछता है तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो। वो बताती है कुछ नहीं, लगता है मैंने अपनी ताकत खो दी थी। वो कांपते हुए चलने लगती है। वो पूछता है तुम ऐसे क्यों चल रही हो, क्या ये गुनों की वजह से है? पर मुझे नहीं लगता। माना कि इसकी जबान तेज है पर वो लोगों पर अटैक नहीं करता। ये ना घर के अंदर आ जाती है। उसे गुनों की कॉल आ रही होती है। वो झटके से अपने रूम की ओर दौड़ती है। सियोजिन उसकी ऐसी हरकतें देखकर बोलता है क्या तुम फिर से अस्पताल जाना चाहती हो? तुम ये कर क्या रही हो? रूम के अंदर आने पर उसकी कॉल उठाती है। वो बोलता है क्या तुम अपने कमरे में आ गई? वो पूछती है हाँ, पर तुम्हें ये कैसे पता चला? वो बालकनी से बाहर देखती है। गुनो वही नीचे खड़ा होता है। ये ना पूछती है तुम अभी तक गए नहीं? वो बताता है मैं ये देखना चाहता था कि तुम अपने रूम में आई या नहीं, और मुझे तुमसे कुछ कहना भी था। मैंने इस बार तुम्हें भागने का मौका दिया पर अब तुम नहीं भाग सकती। ये ना बोलती है ठीक है, मेरा भागने का इरादा भी नहीं। जैसा कि मैंने कहा, मैं भी तुम्हें चाहने लगी हूँ। गुनो स्माइल करते हुए बोलता है मैं भी। ठीक है, अब तुम अपने रूम में जाओ वरना बारिश का पानी अंदर आने लगेगा। वो सकपकाकर बोलती है ठीक है, तुम आराम से जाना। गुनो अपने घर के अंदर आता है। मॉम उसे तौलिया देती है। वो अब भी स्माइल कर रहा होता है। मॉम पूछती है क्या तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ? क्या तुमने कोई बड़ा केस सॉल्व कर लिया? वो बताता है हाँ, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा केस था। ये ना सोते समय एक सपना देखती है जहाँ वो एक प्रिंसेस होती है और गुनो एक हैंडसम प्रिंस होता है। वो ये ना के करीब आता है तभी वो चिल्लाते हुए नींद से जग जाती है। वो एम्बेरस होकर सोचती है ये सपना जरूर कल के इंसिडेंट की वजह से आ रहा था। एक तो मैं उसकी वजह से ठीक से सो नहीं पाई, ऊपर से ये सपना। शायद आज भी गुरु यहाँ पर आएगा पर मैं उसे फेस कैसे करूंगी? नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। गुरु सुबह उसके अपार्टमेंट में आ जाता है। वो उसे एक पेपर देती है जिसमें लिखा होता है डेटिंग के समय नो सडन फिजिकल कांटेक्ट, नो फाइटिंग, नो वायलेंस। ना ही शर्त के जरिए फिजिकल कांटेक्ट होगा और ना ही शादी के लिए दबाव। ये सब पढ़ने के बाद वो बोलता है तुम मुझे क्या समझती हो? वो बोलती है एक बढ़िया सोशल पर्सन। वो पूछता है क्या इसीलिए तुम मुझे ये दे रही हो? ये ना बताती है ये तो बस सेफ्टी के लिए है। गुनो बोलता है मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करूंगा। वो कहती है फिर तो तुम्हें इस पर साइन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गुनो बोलता है मैं फाइट नहीं करता, मैं बहुत काइंड पर्सन हूँ, मुझे तो लड़ना आता ही नहीं। वो पूछती है अच्छा, तो फिर जब मैं अस्पताल में थी तब तुम क्या करने वाले थे? वो एकटक येना को घूरने लगता है। वो येना का हाथ चूमकर कहता है क्या तुम मुझसे अब भी डरती हो? वो बोलती है मैं तो बस तुम्हें चेक कर रही थी। गुनो कहता है तुम एक लॉयर को डेट कर रही हो, किसी ठग को नहीं। मैं शांतिवादी हूँ। मैं लॉयर इसीलिए बना क्योंकि मुझे लड़ाई पसंद नहीं। वो उसे वो पेपर देकर बोलती है तो फिर तुम्हें इस पर साइन करने में कोई परेशानी नहीं होगी है ना? वो उस पेपर को लेकर कहता है ठीक है, पर मैं इसमें एक और आर्टिकल जोड़ूंगा। वो उस पर कुछ लिखने के बाद बोलता है मुझे बस इसी की जरूरत है। ये ना गुनो से 1 साल के अंदर शादी कर लेगी। ये कैसा रहेगा? अगर तुमने इसे मान लिया तो मैं भी वही करूंगा जो तुम कहोगी। इसके लिए तुम्हें इतना तो करना ही होगा। ये ना झूठी हंसी हंसकर बोलती है तुम तो पेपर के जरिए प्रपोज करते हो, ये काफी डरावना है। वो उस पेपर को फाड़ कर बोलती है हमें अपने रिलेशनशिप में कोई कंडीशन नहीं चाहिए, मुझे बस केवल तुम्हारे विश्वास और प्यार की जरूरत है। शाम के समय वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं। गुनो कहता है ये ना तुम्हें मुझे छोड़ने आने की कोई जरूरत नहीं थी। ये ना स्माइल करते हुए कहती है कोई बात नहीं, इसी बहाने मैं भी थोड़ा ताजा हवा ले लूंगी। ये सनसेट कितना सुंदर लग रहा है ना? गुनो येना से कहता है ये ना क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ? ये सुनकर वो चौंक जाती है। गुनो कहता है तुम ही ने कहा था कि मैं बिना पूछे तुम्हें नहीं छू सकता। वो अपना हाथ आगे करके सोचती है कितना एम्बैरेसिंग है, हम दोनों कोई हाई स्कूल के बच्चे थोड़े ही हैं। वो उसका हाथ पकड़कर कहता है तुम कभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास ला सकती हो, मैं तुरंत उस पर साइन कर दूंगा। ये ना पूछती है पर वो नया आर्टिकल जो तुमने उसमें जोड़ा था उसका क्या होगा? वो कहता है हाँ, वो तो उसमें जरूर होना चाहिए। ये ना सोचती है अब मुझे गुनो को डेट करना अच्छा लग रहा है। मैं सोचने लगी हूँ कि इससे शादी करना अच्छा रहेगा, पर शादी अभी भी मेरे लिए एक फैंटेसी जैसा लगता है। गुनो उसका हाथ छोड़कर कहता है तुम्हें डरने या नर्वस होने की जरूरत नहीं। ये कॉन्ट्रैक्ट की बात छोड़ो तो फिर मैं चलता हूँ, गुड बाय। ये ना कहती है मैं तुमसे डरती नहीं, तुम्हारे साथ होने पर मैं थोड़ा नर्वस होती हूँ पर अब मैं कंफर्टेबल हो गई हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है। तभी गुनो मुस्कुराकर कहता है मैं भी तुम्हें मिस करूंगा। ये ना वो कहती है हाँ मैं भी। फिर अब हम हाजंग और सियोलजिन के बारे में देखते हैं। जब सियोलजिन हाई स्कूल में होता है, कुछ बुली उसे परेशान कर रहे होते हैं। वो उसकी कॉलर पकड़कर उसे पीटने चलते हैं। तभी हाजंग वहां आकर बुरी लड़के के सिर पर अपना बैग फेंक कर मारती है। वो लड़का हाजंग को भी पकड़ने चलता है। तभी वो लात मारकर उसे धूल चटा देती है। वो सीरियस होकर उनसे बोलती है अगर तुम दोबारा यहाँ दिखे तो तुम्हारी खैर नहीं। तभी से सियोलजिन को उस पर क्रश हो जाता है। हाजंग बचपन से सियोलजिन को क्यूट बच्चे की जैसा समझती थी पर अब वो बड़ा और स्टाइलिश हो गया है। वो दोनों साथ में होते हैं। हाजंग बोलती है क्या तुम बस येना के बारे में ही बात करोगे? वो बोलता है ऐसा नहीं है,
दरअसल बात यह है कि मैं किसी को लाइक करता हूँ और मुझे नहीं पता कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है, इसीलिए मैं उसका जवाब जानना चाहता हूँ। वो सोचती है क्या ये अब भी मुझे पसंद करता है? स्योजिन बोलता है वो मेरी एक दोस्त है, क्या मेरा उसे डेट करना ठीक रहेगा? मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। हाजन हैरानी से सोचती है, यानी वो मैं नहीं। आखिर मैं ये सब क्या ख्याली पुलाव बना रही थी, ये सब मेरी गलती है। वो अचानक से उठकर कहती है, माफ करना, मुझे थोड़ा काम याद आ गया, मैं तुम्हारी बात बाद में सुनूंगी। ये कहकर वो वहां से जाने लगती है। रास्ते में उसे येना और गुनो साथ में जाते हुए दिखते हैं। हाजिन उन्हें देखकर सोचती है, ये दोनों इतने क्लोज कब से हो गए? मैंने गुनो की ये साइड कभी नहीं देखी। मुझे खुशी है कि ये दोनों साथ में आ गए, पर इस सब से अब मुझे थोड़ा अकेलापन महसूस क्यों हो रहा है? येना और गुनो सुपरमार्केट में सामान खरीदने आए होते हैं। येना पूछती है, क्या तुम पहली बार ऐसी खरीदारी करने आए हो? वो बताता है, हाँ, मैं यहाँ पहले कभी नहीं आया। वो पूछती है, क्या तुम कभी स्कूल ट्रिप पर भी नहीं गए? वो बताता है, नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, मैं पढ़ने में बिजी था। वैसे तुम यहाँ क्या करना चाहती हो? वो कहती है, हमें यहाँ सामान खरीदना है। गुनो उस पल को याद करता है जब येना ने गुनो को शॉपिंग के लिए इनवाइट किया था। इस इनविटेशन से गुनो उसके साथ जाने को एक्साइटेड रहता है। सुपरमार्केट का एम्प्लॉय पूछता है, क्या आप दोनों कपल है? ये सवाल सुनकर येना गुनो की ओर देखती है, गुनो भी उसकी ओर देखता है। एम्प्लॉय बोलता है, अच्छा माफ कीजिएगा, लगता है आप दोनों कपल नहीं, पर आप दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं। येना बताती है, नहीं नहीं, हम दोनों डेट कर रहे हैं। वो सोचती है, यानी हम दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। वो एम्प्लॉय येना के हाथ के निशान को गौर से देखने लगता है। वो अपना हाथ छिपाकर सोचती है, ये पहली बार है जब मैं बिना बैंडेज के बाहर निकली हूँ, इसीलिए ऐसा है। गुनो उस एम्प्लॉय से कहता है, क्या तुम्हारा हो गया? वो बोलता है, जी हाँ। गुनो येना का हाथ पकड़कर बोलता है, चलो हम चलते हैं। येना उदास हो जाती है। गुनो उसके हाथ पे हाथ रखकर बोलता है, रुको मैं वाइन लेकर आता हूँ। तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं, तुम्हारा हाथ मेरा हाथ है, तुम्हें जब भी जरूरत होगी मैं वहीं पर प्रेजेंट रहूंगा। अपार्टमेंट में आने पर वो दोनों डिनर की सारी तैयारियां कर लेते हैं। रास्ते में बारिश हो गई होती है तो गुनो शावर लेने के बाद किचन में आता है। उसे देखकर येना सोचती है, आज बारिश की वजह से ही मैं गुनो की ये साइड देख पाई। गुनो बोलता है, तुम भी मेरे बगल में आकर बैठो, चलो हम साथ में खाते हैं। येना सोचती है, मैंने पहले कई बार दूसरे कपल्स के लिए कुक किया है, पर ये पहली बार है जब मैंने अपने बीएफ के लिए खाना बनाया है। वाओ, मैं तो ब्लश कर रही हूँ। गुनो खाना खाकर कहता है, ये बहुत टेस्टी है। येना उसके कंधे की ओर देखकर बोलती है, गुनो तुम्हारा कंधा अब कैसा है? वो मेरी वजह से ही तुम्हारा उस कंस्ट्रक्शन साइट पर एक्सीडेंट हो गया था, है ना? वो पूछता है, तुम्हें ये कैसे पता चला? वो कहती है, मैंने उस दिन जूहियों का कंधा देखा तो मैंने उससे पूछा। गुनो सस्पिशियस होकर पूछता है, तुमने उसका कंधा देखा? वो कहती है, वो दरअसल उसकी शर्ट की बटन खुली हुई थी इसीलिए। वो पूछता है, शर्ट की बटन? वो घबरा कर बोलती है, नहीं नहीं, उसने मेरे घर पर शावर लिया था और अचानक मैं उससे मिल गई। गुनो बोलता है, जूहिंग तुम्हारे घर पर क्या कर रहा था? देन येना उसे पूरी सिचुएशन समझा देती है। सब सुनने के बाद गुनो बोलता है, मैं उसका भाई हूँ तो वैसे भी मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, पर तुम्हारे बारे में क्या तुम अब भी सीरियस हो? वो पूछती है, किस बारे में? गुनो कहता है, यही कि तुम्हें अब जूहिंग के लिए फीलिंग्स नहीं है। वो कहती है, इसको तो काफी समय हो गया, पुराने समय को याद करने पे लगता है कि मैं बस उसकी ओर अट्रैक्ट थी क्योंकि वो बहुत अच्छे से बातचीत करता है, साथ ही वो मुझे अपने एक चाइल्डहुड फ्रेंड से ज्यादा नहीं समझता। ये तो शुरुआत से ही एक सीरियस मुद्दा नहीं था। वो पूछती है, मैंने सुना है कि तुम्हारे कंधे की सर्जरी हुई थी, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि उस दिन वो तुम थे जिसने मेरी जान बचाई थी? वो कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें डांट पड़े, बस यही बात थी। येना कहती है, क्या तुम मुझे अपना वो निशान दिखा सकते हो? वो उसे अपने कंधे का निशान दिखाता है। येना पूछती है, तुम्हें तो इससे परेशानी होती होगी, है ना? वो बताता है, नहीं, ये बस केवल एक निशान है। वो उस निशान को छूकर बोलती है, तुम्हें जरूर काफी दर्द हुआ होगा, वो भी सिर्फ मेरी वजह से। गुनो उसका हाथ पकड़कर बोलता है, मैं बता सकता हूँ तुम अभी क्या सोच रही हो। ये ना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। वो गुनो को देखती है, गुनो भी उसे ही देख रहा होता है। ये ना शाई फील करने लगती है। वो उसकी शर्ट की बटन बंद करते हुए बोलती है, चलो तुम अब इसे पहन लो। गुनो उसका हाथ पकड़कर पूछता है, क्या तुम जोह्योंग को इसीलिए लाइक करती थी क्योंकि तुम्हें लगा कि उसने तुम्हारी जान बचाई थी? कहीं मुझे पसंद करने के पीछे भी तुम्हारी यही वजह तो नहीं? वो बताती है, मैं डेस्टिनी में काफी विश्वास करती हूँ तो मैं इस बात को नहीं नकार सकती, पर माफ करना अगर तुम्हें इससे बुरा फील हुआ हो। वो कहता है, बुरा लगा हो, पर क्यों? तुम्हें क्या लगता है ये ना, कितने लोग उतनी सी उम्र में इतने लापरवाह हो सकते हैं? ये ना कहती है, कोई नहीं, खासकर तुम गुनो, तुम्हारे अलावा ये कोई नहीं कर सकता था। वो बोलता है, तुमने सही कहा। ये ना कहती है, लगता है ये मेरी डेस्टिनी में था कि तुम ही मेरी जान बचाओगे। वो बोलता है, हाँ, पर लोग अपने सेवियर की एक इच्छा पूरी करते हैं, तुम्हें तो ये पता होगा। ये ना बोलती है, ठीक है, तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? गुनो बोलता है, वाकई तुम श्योर हो, तुमने कोई लिमिट नहीं रखी? वो कहती है, कोई भी विश जिसमें ज्यादा फिजिकल इंटीमेसी ना हो और जो थोड़े समय के लिए हो, एक किसी ठीक रहेगा। गुनो उसके गालों को चूमकर कहता है, ठीक है, चलो हम आज ही शादी कर लेते हैं। अगर मैं अपने दोस्तों की मदद ले लूं तो हम आज ही शादी कर पाएंगे, हमारे पास ज्यादा समय नहीं, चलो ये ना तैयारी करते हैं। ये ना घबरा कर उसे रोकते हुए कहती है, नहीं नहीं रुको। वो कहता है, क्यों नहीं, इसमें तो कुछ फिजिकल इंटीमेसी नहीं और ये थोड़े समय में ही हो जाएगा।
ये ना समझ नहीं पा रही होती कि वो उसे कैसे समझाए। गुनो उसका हाथ पकड़कर बोलता है, ये ना चलो हम शादी कर लेते हैं। ये ना किसी तरह उसको रोक पाती है, पर अगले दिन रेस्टोरेंट में दोनों फैमिली के सामने गुनो बताता है, हम दोनों ने एंगेजमेंट कर ली है। सियोलजुन और हाजंग भी वहीं होते हैं। हाजंग सियोलजुन को अवॉइड कर रही होती है। वो सोचती है मैंने बाई चांस उसकी ओर देख लिया, मैं उसे फेस तक नहीं कर पा रही। लौटते समय सियोलजुन उससे कहता है, हाजंग क्या हम बात कर सकते हैं? मुझे पिछली बात के बारे में कुछ कहना है, शायद तुमने सब गलत समझ लिया है। पीछे से येना और बाकी सब भी उसी ओर आने लगते हैं। हाजंग बोलती है, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, हम दोनों तो केवल पड़ोसी हैं। ये कहकर वो चली जाती है। येना गुनो के साथ कार में आती है। वो पूछता है, क्या हम सीधे घर चले? वो धीरे से कहती है, हाँ। गुनो पूछता है, क्या कोई बात है? येना खोई खोई सी लग रही होती है। वो कहता है, अगर तुम ये शादी नहीं चाहती हो और तुम मेरे जबरदस्ती करने की वजह से यहाँ पर आई हो तो चलो इस एंगेजमेंट को तोड़ देते हैं। वो कहती है, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो ये सब एक सपने जैसा लग रहा है। तुमने बस मुझे एक रिंग देकर शादी के लिए बोल दिया। मुझे काफी खाली खाली सा लगा और मैं इतनी जल्दबाजी नहीं चाहती थी, पर माफ करना, कोई बात नहीं। नॉर्मल शादी के भी अपने फायदे होते होंगे जिसे कोई याद ना रखे। ठीक है तो चलो मैं चलती हूँ। कार से उतरने के बाद वो ईमेल स्मेल करते हुए सोचती है, मैं दोबारा उल्लू नहीं बनूंगी गुनो। तुम्हें क्या लगता है कि केवल तुम ही स्मार्ट हो? मैं अपना बदला ऐसे ही लूंगी। मैं तुम्हें सबके सामने मुझे प्रपोज करने वाले सीन का इंतजार नहीं कर सकती। इधर सियोलजुन हाजंग के अजीब बर्ताव को लेकर परेशान होता है। ये ना अपने वर्क प्लेस रेस्टोरेंट में आई होती है। सारे लोग उसके हाथ के घाव को घूर घूर कर देख रहे होते हैं। वो गुनों की बात याद करती है कि तुम्हें अपने निशान को लेकर एम्बैरेस होने की जरूरत नहीं, तुम जैसी हो परफेक्ट हो। वो लड़की जिसके हाथ से ये एक्सीडेंट हो गया था, वो येना के पास आकर उससे माफी मांगती है। येना बोलती है, ये देखो मेरे हाथ एकदम ठीक है, मैं सारे काम कर सकती हूँ, तुम परेशान मत हो और मेरी मदद करना, ठीक है युनजी? काम खत्म करने के बाद वो फोन देखते हुए सोचती है, तब से उसने मुझे टेक्स्ट नहीं किया और ना ही कॉल किया। मैं तो बस मजाक कर रही थी, पर लगता है ये बात उसके दिल पर लग गई। तभी उसका फोन बजता है। ये गुनो होता है। वो कॉल उठाकर कहती है, हेलो मैं येना, जो मिस्टर गुनो के कॉल का वेट करते हुए परेशान हो चुकी है। वो पूछता है, तुम कैसी हो येना? वो बताती है, मैंने अभी सारा काम खत्म किया है, मैं बस घर के लिए निकलने वाली हूँ। गुनो पूछता है, मैं भी काम से छूटा हूँ, क्या मैं तुम्हें लेने आ जाऊँ? येना कहती है, नहीं, मैं बस से घर आऊंगी ताकि मुझे रास्ता याद हो जाए। वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें घर पर ही मिलूंगा। ये ना घर आती है। यहाँ गुनो ने कैंडल लाइट डिनर का पूरा इंतजाम करके रखा होता है। वो कहता है, वेलकम होम ये ना, तुम बैठो, चलो हम खाना खाते हैं, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। वो इतना सारा खाना देखकर पूछती है, क्या ये सब तुमने ऑर्डर किया है? वो कहता है, नहीं, मैंने ये खुद बनाया है। ये ना एक्साइटेड होकर खाने की फोटोज लेने लगती है। गुनो कहता है, मैंने 1 हफ्ते तक 5 स्टार होटल के एक शेफ से खाना बनाने की ट्रेनिंग ली थी। मुझे नहीं पता था कि किसी को ढंग से प्रपोज कैसे किया जाता है, इसीलिए मैं दिखावटी चीजों पर यकीन नहीं करता। मैं बस तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ पसंद करता हूँ। तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाना, तुम्हारे साथ समय बिताना, तुम्हारे साथ बात करना और टहलना, मैं हमेशा से यही चाहता था। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ ये ना कि तुम अब से मुझे अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर लोगी। ये ना मुस्कुराकर बोलती है, हाँ क्यों नहीं, मुझे तुम्हारे साथ अपनी आम जिंदगी जीने में काफी खुशी मिलेगी। गुनो उसका हाथ पकड़कर बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया। अगले दिन ये ना हाजंग के सामने अपनी रिंग का शो ऑफ कर रही होती है। वो पूछती है, क्या गुनो ने तुम्हें प्रपोज किया है? ये ना बोलती है, अरे तुम जान गई। हाजंग कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस ये ना, गुनो ने तुम्हें प्रपोज कर दिया। उसने तुम्हें ये रिंग पहनाते समय क्या कहा था? वो बताती है, उसने कहा कि वो मेरी आम जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है। हाजंग पूछती है, यानी अब से तुम अपनी शादी की तैयारियां करने में बिजी हो जाओगी? ये ना कहती है, हाँ, हमें इसकी तैयारी जल्द ही करनी होगी। तभी सियोलजिन येना के कमरे में आने के लिए आवाज देता है। हाजंग चौंक कर कहती है, क्या सियोलजिन घर पर ही था? सियोलजिन एक ब्लेंडर लेकर आते हुए बोलता है, मॉम ने मुझे तुम्हें देने को कहा। ये ना पूछती है, क्या तुम अभी अभी आए हो? वो बताता है, हाँ, मेरी क्लासेस खत्म हो गई थी। हाजंग सियोलजुन की नजरों में आए बिना छिप गई होती है। उसके जाने पर वो वापस अपनी जगह पर आ जाती है। ये ना पूछती है, तुम कहाँ गायब हो गई थी? वो बताती है, मैं थोड़ा धूप लेने गई थी। रात के समय ये दोनों दोस्त ड्रिंक कर रहे होते हैं। ये ना नशे में हो जाती है। वो कहती है, तुम्हें पता है आजकल मैं बहुत खुश हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी खुश रह पाऊंगी। हाजंग बोलती है, तुम खुश रहना डिजर्व करती हो ये ना, तुमने बहुत सी मुश्किलातों का सामना किया है। ये ना पूछती है, वैसे हाजंग क्या तुम किसी को डेट नहीं करोगी? हाजंग कहती है, नहीं, मैं इस डेटिंग मीटिंग के लिए भी बहुत बिजी हूँ। वो सोचती है, शायद मैंने इस टॉपिक पर पहले भी किसी से बात की है, पर वो कब था मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। ये ना उसे अपना फोन दिखाकर कहती है, ये देखो गुनो मुझे लेने आ रहा है। तभी गुनो वहाँ पर आ जाता है। हाजंग बोलती है, क्या जब तुमने मैसेज किया तुम बाहर ही खड़े थे? ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं चली जाऊंगी। तुम ध्यान रखना ये ना कि लोमड़ी तुम्हें ना काट ले। हाजंग अकेले घर जाते हुए कहती है, मैंने अभी वो कैसा फ्लैशबैक देखा था। उसे वहाँ पर सियोलजुन खड़ा दिखाई देता है। वो उसे देखकर चौंक जाती है और भागने लगती है। इस बार वो हाजंग को पकड़ लेता है। वो उसके सर पर अपना सर मारकर बोलती है, तुम ये सब क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो। सियोलजुन कहता है, ठीक है, पहले तुम वादा करो कि तुम भागोगी नहीं। वो बोलती है, ठीक है, मैं वादा करती हूँ।
वो दोनों कॉफी पीने आते हैं। सियोलजुन कहता है तुम्हें इस तरह पकड़ने के लिए मुझे माफ कर दो। हाजंग तुम मुझे अवॉइड कर रही हो क्योंकि मुझसे कोई गलती हो गई है ना? वो बोलती है ऐसी बात नहीं है। वो कहता है तो ठीक है, तुम मुझे बताओ आखिर बात क्या है। देन अब हम हाजंग की मेमोरी को देखते हैं जब वो कॉलेज की ट्रिप पर गई थी और रात में उसने काफी ड्रिंक कर लिया होता है। वहाँ पर एक कैप लगाए लड़का खड़ा होता है। वो उसे इग्नोर करके अपने रास्ते जाने लगती है, तभी उसका पैर लड़खड़ाता है। वो गिरने वाली होती है, तभी वो पर्सन उसे पकड़ लेता है। वो पूछता है क्या तुम ठीक हो? वो कहती है हाँ, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने ना पकड़ा होता तो मेरे चोट लग जाती। वो पर्सन बोलता है ये जानकर अच्छा लगा कि तुम ठीक हो। इस पर्सन का चेहरा सियोलजुन से मिलता जुलता होता है। हाजंग को उस लड़के पर क्रश था, पर उस पर्सन का किसी दूसरी यंग प्रोफेसर के साथ रिलेशन था और बाद में वो दोनों साथ में विदेश चले गए। इससे हाजंग को बहुत दुख पहुंचा। अब सियोलजुन का चेहरा उसे उसी पर्सन का याद दिलाता है। वो कहती है मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रही थी, पर अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ करना। सियोलजुन कहता है प्लीज मुझे बताओ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है हाजंग। क्या तुम्हें याद है जब मैं एक लड़की को डेट के लिए पूछ रहा था? वो पूछती है हाँ मुझे याद है, पर आगे क्या हुआ? वो बताता है कुछ नहीं, हम दोनों बस असाइनमेंट के सिलसिले में ही मिले थे, पर मेरी नजर में सिर्फ एक ही पर्सन है। हाजंग पूछती है तो फिर तुम उसे डेट के लिए क्यों पूछ रहे थे? वो बताता है हाजंग क्या तुम्हें याद नहीं, तुम्ही ने मुझसे कहा था कि मैं पहले किसी और को डेट करूं। हाजंग हैरानी से बोलती है क्या मैंने? वो बताता है लगता है तुम्हें कुछ याद नहीं, जब हम साथ में ड्रिंक कर रहे थे मैंने तुमसे पूछा कि क्या कोई तरीका है जिससे तुम भी मुझे चाहने लगो। तब तुमने मुझसे कहा कि तुम तभी कुछ सोचोगी जब मेरे पास डेटिंग करने का एक्सपीरियंस आ जाएगा। तुम्ही ने मुझे किसी और को डेट करने को बोला था। हाजंग चिल्लाती है पर मैं तो नशे में थी ना, और तुमने तो ये सब सच में कर लिया। सियोजिन बोलता है यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, पर तुम तभी से मुझे अवॉइड कर रही हो। वो परेशान होकर सोचती है ये सब मेरी ही गलती है कि मैं एक बेवकूफ की तरह बर्ताव कर रही थी। मैं सियोजिन पर सारा दोष नहीं डाल सकती। सियोजिन बोलता है मैं तुम्हें हेट नहीं करता, मुझे माफ कर दो। हाजंग सोचती है ये सब तो मेरी गलती है, पर तुम क्यों माफी मांग रहे हो? मुझे लगा कि मैं तुम्हें इसीलिए लाइक करती हूँ क्योंकि तुम उस पर्सन के जैसे दिखते हो, इसीलिए मैंने नशे में कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी कमजोरी देखो। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम पूरे कॉन्फिडेंस से मेरे पास आए ये बताने के लिए कि तुम मुझे लेकर कैसा फील करते हो। वो रोते हुए कहती है सियोजुन आई एम सॉरी, मैं बेवकूफ थी, मैं दोबारा कभी इतना नहीं पीऊंगी, तुम मुझे माफ कर दो, मैं बहुत एम्बैरेस्ड हूँ। सियोजन बोलता है मुझे ये जानकर अच्छा लगा, तुम जरा दिमाग लगाओ, तुम जरूर उस लड़के को मेरी वजह से ही लाइक करती होगी है ना? मुझे नहीं पता कि तुम्हें याद है या नहीं, पर जब मैं हाई स्कूल में था तुम्ही ने मुझसे कहा था कि मुझ पर कैप अच्छी लगती है। हाजंग पूछती है क्या तुम्हें अब भी वो बातें याद है? वो बताता है हाँ, इसीलिए मैंने उस दिन कैप पहन रखी थी। वैसे हाजंग अगर तुम्हें मुझे देखकर उसी पर्सन की याद आती है, यानी इसका मतलब अब तुम मुझे एक बच्चे की तरह नहीं देखती है ना? हाजंग मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वैसे देखो जैसा कि मैं हूँ। तुम्हें ये पहले से ही पता है कि मैं सालों से तुमको पसंद करता आ रहा हूँ। प्लीज क्या तुम मुझे डेट कर सकती हो? वो अचानक से हड़बड़ाकर बोलती है ठीक है मैं तैयार हूँ। इधर ये ना शाम के समय गुनो के साथ में होती है। वो बोलती है तुम इतना परेशान मत हो गुनो, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। वो कहता है तुम्हें रुककर थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। वो दोनों एक बेंच पर बैठ जाते हैं। ये ना पूछती है क्या तुम घर नहीं जाना चाहते? वो कहता है नहीं, अभी मैं तुम्हारे साथ में रहना चाहता हूँ। वो कहती है यहाँ की हवा कितनी अच्छी लग रही है ना? गुनो येना के सर पर हाथ रखने चलता है, तभी वो खड़ी हो जाती है। वो इशारा करके बोलती है वो देखो गुनो, चेरी ब्लॉसम। वो कहता है क्या जाड़े में चेरी ब्लॉसम कैसे आ सकते हैं? वो गुनो को साथ लेकर उस पेड़ के पास आती है। ये ना बोलती है ये कितना सुंदर है ना? गुनो पेड़ की पत्तियों को देखकर कहता है जरूर ये ना पूरी तरह से नशे में है। वो एक पत्ती लेकर येना के बालों में लगा देता है। वो हंसते हुए बोलती है ये बहुत अच्छा है। गुनो पूछता है क्या तुम्हें चेरी ब्लॉसम इतने पसंद है? ये ना कहती है नहीं, मैं इन फूलों की बात नहीं कर रही, वो तुम हो, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ गुनो, बहुत ज्यादा। वो कहता है क्या तुम ये एक और बार कह सकती हो ये ना? वो उसके पास जाकर बोलती है आई लव यू गुनो। गुनो कहता है हाँ मैं भी तुम्हारे लिए यही फील करता हूँ। सुबह येना नींद से जगती है। वो पानी लेने के लिए बेडरूम से बाहर आती है। यहाँ गुनो होता है जो बाथरूम से नहाकर निकला होता है। वो पूछता है क्या मैं तुम्हें पानी दूं? ये ना उसे वहां देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बताता है क्यों, कल रात में यहीं पर सोया था। वो बोलती है तुम यहीं पर सोए थे? वो सोचती है पर मुझे तो कुछ भी याद नहीं। गुनो बताता है तुम परेशान मत हो, मैंने दोनों पेरेंट्स से परमिशन ले ली थी। वो पूछती है क्या वो लोग गुस्सा नहीं हुए? गुनो कहता है तुम्हारी मॉम ने कहा कि उन्हें दहेज के तौर पर ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं चाहिए। वो येना के करीब जाकर बोलता है तो तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? येना एम्बैरेस हो जाती है। वो अपना चेहरा छिपाकर बोलती है ये सही नहीं, मैंने तो अपना फेस वॉश तक नहीं किया है, मैं तुम्हारे सामने सिर्फ साफ सुथरे तौर पर ही दिखना चाहती हूँ। कुछ देर बाद वो गुनो से पूछती है तो बताओ कल कुछ नहीं हुआ है ना? वो कहता है क्या तुम कल रात के बारे में सब कुछ भूल गई? ये ना बोलती है ईमानदारी से कहूँ तो मुझे बारबेक्यू रेस्टोरेंट से निकलने के बाद कुछ भी याद नहीं। ये सुनकर गुनो अपसेट वाला चेहरा बना लेता है। वो सोचती है क्या कल मैंने कोई भयानक गलती तो नहीं कर दी? क्या मैंने कल गुनो की शर्ट पर उल्टी कर दिया? कहीं मैं इसके ऊपर कूद तो नहीं गई? पर मुझे कहीं चोट नहीं और ना ही मुझे कहीं दर्द हो रहा है।
पर ये सब नहीं तो आखिर कल क्या हुआ था? गुनो बोलता है क्या तुम जानना चाहती हो कि कल क्या हुआ? वो बोलती है हाँ प्लीज मैं जानना चाहती हूँ। वो कहता है पर मैं पहले तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम बहुत ज्यादा ड्रिंक करती हो ये ना? वो बताती है नहीं इतना ज्यादा तो नहीं, पर कभी कभी मैं खुद को होश में रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। गुनो कहता है चलो हम शर्त लगाते हैं, अगर तुम जानना चाहती हो कि कल रात क्या हुआ तुम्हें जीतना होगा। वो कहती है क्या तुम बिना शर्त के मुझे नहीं बता सकते? वो बोलता है नहीं। ये ना बोलती है अगर मैं जीत गई तो? गुनो कहता है ये मैं तुम्हें शर्त के बाद बताऊंगा, तुम कोई भी गेम चुन सकती हो। ये ना कहती है हमारे पास सिर्फ एप्पल्स है, हम में से जो कोई भी ज्यादा और जल्दी एप्पल छीलेगा वो जीत जाएगा, तुम इन्हें प्याज की तरह बर्बाद नहीं कर सकते समझे? वो कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ। देन 1 मिनट बाद गुनो ने सेब को स्क्वायर के शेप में काट दिया होता है और इसकी प्लेट में ज्यादा टुकड़े होते हैं। ये ना कहती है मैंने इन्हें छीलने को बोला था, ये नहीं कहा था कि तुम पूरा सेब ही छील डालो और सिर्फ बीज बचा कर रखो। वो सोचती है मैं इसे बहस में कभी नहीं जीत सकती। वो बोलती है ठीक है तो मुझे अपने विश बताओ। वो येना को रात की वीडियो दिखाता है जहाँ वो हैमबर्गर डॉल को देखकर खुशी से झूम रही होती है। वो शॉक्ड होकर कहती है क्या ये मैं हूँ? तुम वीडियो बनाने के बजाय मुझे रोक सकते थे ना? गुनो कहता है मैंने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की पर तुम नशे में काफी ताकतवर हो जाती हो। वो उसके सामने अपना सर झुकाकर बोलती है आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें अपना राक्षसपन दिखा दिया, मैं आशा करती हूँ तुम इसे भूल जाओगी गुनो। गुनो बोलता है हाँ अगर तुम मेरी विश पूरी करती हो तो। वो पूछती है हाँ जरूर, तुम मुझे अपनी विश बताओ। गुनो कहता है अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ तो तुम 3 कप से ज्यादा ड्रिंक नहीं करोगी। ये ना बोलती है तो कुछ ज्यादा ही हो गया। गुनो बोलता है तो ठीक है 2 कप ही काफी रहेगा। वो कहती है अच्छा ठीक है 3 कप से ज्यादा ड्रिंक नहीं करूंगी, डन। वैसे मैं नशे में काफी बदसूरत दिखाई देती हूँ है ना? ये सच है। गुनो कहता है ऐसा नहीं है, बल्कि ये तो इसका उल्टा है, मुझे तुम्हारी ये साइड भी पसंद आई, इसीलिए ध्यान रहे कि तुम मेरे बगैर 3 कप से ज्यादा मत पीना, यही मेरी विश है। चलो हम बाहर नाश्ता करने चलते हैं, ये सेब तो बेकार हो गए। देन येना की छुट्टी के दिन गुनो येना के रेस्टोरेंट को हॉल बुक करता है ताकि वो उसे अपने कलीग से मिलवा सके। आते समय वो देखती है कि गुनो एक ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की के साथ बात कर रहा होता है। अंदर आने पर येना के साथ के एम्प्लॉय गुनो और उसके कलीग को देखकर येना को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं। येना उनके सामने आती है, वो अपना इंट्रोडक्शन देती है। गुनो के कलीग बोलते हैं वाओ आप तो वाकई बहुत खूबसूरत है। मैं समझ सकता हूँ कि गुनो पहली नजर में आप पर फिदा कैसे हो गया था। ये ना चौंक कर पूछती है क्या गुनो ने आपको ये बताया? कलीग बताता है हाँ आपका रिएक्शन काफी बढ़िया था। हमने गुनो से पूछा कि आप दोनों कैसे मिले, तब हमें इसके बारे में पता चला। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि गुनो जैसा इंसान किसी को प्रपोज कैसे कर सकता है। ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की बोलती है पर ये ना तुम्हारे हाथ पर का ये निशान नया लगता है, जरूर तुम्हें काफी दर्द सहना पड़ा होगा क्योंकि तुम एक शेफ हो, तुम्हें ये सब झेलना पड़ता ही होगा। ये ना सोचती है ये तो वही लड़की है। गुनो येना का हाथ पकड़ लेता है। वो लड़की बोलती है अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो माफ करना, मैं किम हूँ, मेरी बहन के हाथ पर भी ठीक ऐसा ही दाग है, उसे बहुत दर्द झेलना पड़ा, वो अपना ये दाग किसी को नहीं दिखाना चाहती, उसका मानना है कि दाग को छिपा कर रखना चाहिए। गुनो सख्त आवाज में कहता है मिस किम आपका बर्ताव रूड है। तभी येना बोलती है आपने सही कहा, ये बहुत दर्दनाक था, जब मेरे हाथ पर ये दाग आया मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने इसका दोष दूसरों पर डाल दिया, पर तब गुनो ने मुझसे कहा कि इससे मेरी एक शेफ होने की वैल्यू नहीं घट जाएगी और जब भी जरूरत होगी तो वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। तभी मैंने सीख लिया कि अपने डर पर काबू कैसे पाना है और उन लोगों से डील कैसे करना है जो इस दाग को लेकर मुझे हर्ट करना चाहेंगे। वो लड़की बोलती है हाँ ये अच्छी बात है। बाहर आने पर गुनो बोलता है वो तुमसे रूड तरीके से पेश आ रही थी। ये ना बोलती है तुम्हारा शुक्रिया, पर तुम्हें मेरे लिए इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं, अब मुझे किसी की बातें नहीं डरा सकती। उस इंसिडेंट के बाद मुझे काफी कुछ सीखने को मिला, मेरे परिवार का प्यार, मेरे भाई, मेरे फ्रेंड और तुम सभी मेरी खुद से भी ज्यादा चिंता करती हो। मैंने कुछ खोया पर मैंने बहुत सी चीजें पा भी ली, पर गुनो अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकोगे, मैं जितना दिखती हूँ उससे ज्यादा ताकतवर हूँ। तभी वो येना को गले लगा लेता है। वो कहता है जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं एक लॉयर हूँ, मैं अपने इमोशन को शब्दों में नहीं बयान कर पाता। येना बोलती है तो फिर तुम्हें अपने एक्शंस के थ्रू अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना चाहिए। देन कुछ दिन बाद गुनो पर कुछ गुंडे अटैक करके उसे घायल कर देते हैं। वो अस्पताल में भर्ती होता है। येना खबर पाते ही भागकर वहाँ आ जाती है। वो उसे ऐसी हालत में देखकर इमोशनल हो जाती है। येना पूछती है गुनो तुम्हें कितनी ज्यादा चोटें लगी है? गुनो गोंग ह्यून और जूह्यूंग से पूछता है येना को इस बारे में किसने बताया? वो दोनों एक दूसरे का नाम लगाते हैं। येना बताती है इन दोनों ने ही मुझे कॉल किया था। गुनो ने घूरने लगता है। वो दोनों बहाना बनाकर रूम से चले जाते हैं। येना पूछती है तुम्हें कैसा फील हो रहा है? वो बताता है मैं ठीक हूँ। येना रोते हुए बोलती है ठीक हो, जरा खुद को देखो तो, तुम्हें देखकर तो मुझे ही दर्द हो रहा है, तुम्हें उन लोगों के साथ नरमी से पेश आना चाहिए था। गुनो बोलता है ऐसा कौन सा प्रोसिक्यूटर है जो क्रिमिनल्स के साथ नरमी से पेश आता हो, तुम इतना परेशान मत हो। वो कहती है पर मैं तुमको लेकर परेशान हूँ। तभी वहाँ पर हाजंग और सियोलजन आ जाते हैं। सियोलजन गुनो को अपने वीडियो गेम्स, आईपैड और PS5 देकर कहता है ये तुम्हारे लिए, जब तुम इन्हें यूज कर लेना, अगर तुम्हारा मन करे तो तुम इसे वापस कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं।
इससे तुम बोर नहीं होगे। ये ना उसे शक की नजरों से देख रही होती है। वो पूछती है तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो सियोलजुन? वो हड़बड़ाकर कहता है नहीं तो मैं तो एकदम ठीक हूँ। गुनो गेम को उठाकर बोलता है ये जरूर रिश्वत है। ये सुनकर वो दोनों ही चौंक जाते हैं। गुनो कहता है मेरा मतलब ये लोग मुझे रिश्वत दे रहे हैं ताकि मैं इसे अपने ब्रदर इन लॉ के तौर पर एक्सेप्ट कर लूँ। येना को कुछ समझ नहीं आता। इधर इन दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई होती है। येना पूछती है ये सब क्या चल रहा है? गुनो बताता है येना तुम्हें नहीं पता, मैंने इन्हें अपने घर के दरवाजे के सामने किस करते हुए देखा था। येना कंफ्यूज होकर बोलती है क्या एक खम्बे के साथ? वो बताता है नहीं एक दूसरे के साथ, ये दोनों भी डेट कर रहे हैं। वो पूछती है तुमने ये बात क्यों छिपाई? गुनो बताता है मुझे लगा कि तुम्हें इस बारे में पता होगा और ये लोग खुलेआम ऐसी हरकतें करते फिर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में सबको पता चल चुका होगा। हाजंग कहती है हम 1 महीने से डेट कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं। ये ना खुश होकर हाजंग से कहती है थैंक यू हाजंग, मुझे लगा कि ये सियोलजुन वीडियो गेम से ही शादी कर लेगा। हाजंग पूछती है तुम इस रिलेशन के खिलाफ नहीं हो? मुझे तो यही चिंता सता रही थी कि कहीं तुम इसके खिलाफ ना हो। ये ना कहती है मैं भला ऐसा क्यों करूंगी, अब मैं तुम्हें दिखा पाऊंगी कि तुम्हारे इन-लॉज कितने डरावने हैं। हाजंग सोचती है ये ना धीरे धीरे गुनो की तरह बनती जा रही है। कुछ दिन बाद ये ना अस्पताल में गुनो के रूम में होती है। गुनो से अपने पास बुलाता है। ये ना बोलती है नहीं मेरी जगह वहाँ पर है। गुनो कहता है सच में? तो क्या मुझे वहाँ जाना पड़ेगा? ये ना उसके पास आ जाती है। वो कहती है मुझे लगा कि यहाँ जगह नहीं होगी पर मैं तो फिट हो गई। गुनो अब तुम खुद को चोट मत पहुँचाना, इससे मुझे भी बहुत दुख होता है। वो बोलता है ठीक है मैं ध्यान रखूंगा। ये ना बोलती है हम तुम साथ में समय बिताना चाहते हैं तो तुम्हें खुद का भी ध्यान रखना होगा समझे, तुम अब से मेरे गुनो हो। वो सोचती है मुझे नहीं पता मैंने गुनो को इतना चाहना कब से शुरू कर दिया, मुझे पहले से डर लगता था। गुनो की आंखें बिना कुछ बोले ही यह बता देती है कि ये मुझसे कितना प्यार करता है। वो कहती है मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ गुनो। तो इस तरह डिस्चार्ज होने पर गुनो और येना की शादी धूमधाम से हो जाती है। अब ये दोनों अपने हनीमून पर आए होते हैं। गुनो सोचता है मैं हमेशा से सोचता था कि मैं येना का बहुत कर्जदार हूँ। जब दादी के गुजरने पर मैं कमजोर पड़ गया, मुझे इस तरह से नहीं रोना चाहिए था। मैंने सोचा कि मैं येना का कर्ज उतार कर रहूंगा। मैं हमेशा इस बारे में ही सोचता रहा। उस दिन जब मैं जूह्यूंग का छाता लेकर उसे कंस्ट्रक्शन साइट पर ढूंढने निकला, मैं क्यूरियस था कि वो अकेले क्यों गई है। उस समय मेरी बॉडी खुद ही रिएक्ट करने लगी और कुछ ही पलों में मैंने खुद को जमीन पर पड़ा पाया। वो दर्द बहुत ज्यादा था। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में था। मुझे बेसबॉल कोच का फेवर मिला था क्योंकि मैं अच्छा प्लेयर था, पर अब मेरी जिंदगी से बेसबॉल खत्म हो गया था। बेसबॉल मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। वैसे भी मुझे प्लेयर नहीं बनना था। मेरे पेरेंट्स ने मुझसे पूछा कि मैं वहाँ पर क्यों गया था, पर मैंने उन्हें नहीं बताया क्योंकि इससे सारा इल्जाम येना पर आ जाता। इस सब के बाद मैंने उसे बुरी लड़कों से बचाया। इस तरह मैंने येना के सारे कर्ज चुका दिए। अब मुझे उसे देखने, उस पर नजर रखने या उसकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं। पर मैं इसके बाद भी उससे नजरें नहीं हटा पाया। मेरे अंदर येना के लिए अलग सी फीलिंग जगने लगी। एक दिन येना उसे मिलती है। वो चेरी ब्लॉसम के पेड़ के पास खड़ी होती है। येना उसे राइस केक देकर बोलती है तुम इसे अंदर जाकर खाना ताकि ये ठंडे ना हो। गुनो पूछता है क्या तुमने चेरी ब्लॉसम की पंखुड़ी पकड़ रखी है? वो बताती है हाँ क्योंकि ये काफी खूबसूरत है, लो मैं इसे तुम्हें देती हूँ। तो इस तरह गुनो को पता चला कि उसका येना पर बचपन से ही क्रश है। देन अब प्रेजेंट में ये दोनों बीच पर आए होते हैं। गुनो ड्राइव कर रहा होता है। येना कहती है वाह हवा कितनी अच्छी चल रही है, आज मुझे बहुत मजा आया। हॉर्स राइडिंग और संतरे तोड़ने में मैंने काफी ज्यादा एंजॉय किया। गुनो पूछता है क्या तुम कुछ और करना चाहती हो? येना बोलती है आज मैंने वो सारी चीजें कर ली जो मैं करना चाहती थी। वैसे तुम्हारे बारे में क्या गुनो, तुम क्या करना चाहते हो? वो कहता है येना तुम्हें एंजॉय करने के लिए कुछ भी करने का मन हो तो बताना, मैं उसका अरेंजमेंट कर दूंगा। वैसे क्या तुम कॉफी पीना चाहोगी? वो बोलती है हाँ जरूर, तो चलो हम कॉफी लेने चलते हैं। गुनो गाड़ी से बाहर निकलकर बोलता है नहीं तुम यहीं बैठो, मैं लेकर आता हूँ, वैसे भी तुम काफी थक गई होगी। उसके जाने के बाद येना को याद आता है कि उसने तो गुनो को बताया ही नहीं कि उसे किस टाइप की कॉफी लेनी है। गुनो अपना फोन वहीं पर भूल गया होता है। येना उसे उठाकर कहती है चलो मैं इसे अनलॉक करके देखती हूँ, इसमें पासवर्ड है। अगर मैंने गुनो से पासवर्ड पूछा होता तो वो बता देता, पर मैं इसे चुपके से देखना चाहती हूँ। वो पासवर्ड के तौर पर गुनो का बर्थडे फिर उसके पेरेंट्स का बर्थडे डालती है, पर फोन का लॉक नहीं खुलता। एंड में वो अपनी बर्थडे डालती है और फोन का लॉक खुल जाता है। वो खुश होकर बोलती है मैंने कभी भी उसे अपना बर्थडे नहीं बताया, फिर भी गुनो को ये कैसे पता चल गया। वो फोन की कॉल हिस्ट्री को देखती है। यहाँ गुनो ने अपने फोन में भी येना का नंबर मस्त आंसर के नाम से सेव कर रखा होता है। येना बोलती है ये लड़का वाकई उल्लू है। गुनो उसके लिए कॉफी लेकर आता है। येना बोलती है तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे ग्रीन टी वाली कॉफी ही पीनी है? वो बोलता है तुमने प्लान में कहा था कि तुम्हें यही कॉफी पीनी है ना? येना सोचती है ये मेरी हर बात का ध्यान रखता है। गुनो के साथ बिताएगा पल कितने अच्छे हैं। कुछ सालों बाद येना की बेटी उसे एक किताब देकर बोलती है मॉम मुझे ये बुक पढ़कर सुनाइए। येना बुक को खोलती है। इसमें येना के बारे में ही लिखा होता है कि कैसे उसने फूड मार्केटिंग की फील्ड में फेम बनाया। पीछे से गुनो और उन दोनों का बेटा आता है। गुनो ने उसके लिए अपने हाथों से गिम्बाब बनाए होते हैं और ये बुक भी गुनो ने ही लिखी होती है। गुनो उसके पास आकर बोलता है येना तुम अमेजिंग हो,
मैं दोबारा ये साबित कर सकता हूँ कि गुनो येना को कितना चाहता है। येना कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गुनो। तो इसी के साथ इस स्टोरी की यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ये स्टोरी छोटी थी पर मजेदार थी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। बाय द वे, मैं इधर वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मेरे एग्जाम आने वाले हैं। मैं खुद अकेले ही वीडियो की रिकॉर्डिंग और एडिटिंग करती हूँ, इसीलिए टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर भी मैं नई सीरीज लाने की अपनी पूरी कोशिश करूंगी, सो प्लीज आप लोग मेरा इंतजार करना। सो इसी के साथ इस वीडियो को भी हम यहाँ पर एंड करते हैं।